गर्मी में भी घूंघट में काम करवाने वाला ससुराल। भाई वाह, बड़ा बढ़िया हुआ, एक ही घर में दोनों बहनों की शादी तय हो गई। हाँ, और गांव के सरपंच है, अच्छा खासा नाम है। अनीशा और निकिता, तुम दोनों शहर में पली बड़ी और गांव में शादी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा की पसंद है और हमें ये रिश्ता मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ उनके होने वाले ससुर और गांव के सरपंच रामलाल जी पंचायत में बैठे होते हैं। अरे भाई सरपंच जी, आप अपने दोनों छोटे बेटों की शादी शहर में क्यों कर रहे हैं? क्या शहर की बहुएं घूंघट में सारे काम करेंगी? हाँ, मैं इस गांव का सरपंच और उनका ससुर हूँ। हमारी प्रथा का सम्मान करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। समय बीतता है और आज मंडप में अरुण और नीरज दूल्हे बनकर बैठे होते हैं। तभी भारी लहंगा पहने, सिर पर पल्ला रखे अनीशा और निकिता अपनी माँ और सहेलियों के साथ आती है। अरे ये क्या रामलाल, बहुएं बिना घूंघट के मंडप में क्यों आई? शारदा, जल्दी जाओ और बहुओं को घूंघट ओढ़ने के लिए कहो। शारदा मंडप में आती है। समधन जी, आप बहू को बिना घूंघट के मंडप में क्यों लेकर आई हैं? जल्दी इन्हें घूंघट उड़ाइए। घूंघट उड़ाइए? 50,000 का ब्राइडल मेकअप घूंघट करने के लिए नहीं करवाया है। घूंघट कर लूंगी तो शादी में फोटोज कैसे आएंगी? यहाँ शादी करने आई है या तस्वीरें खिंचवाने? अरे अरे, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? घूंघट करने की ही तो बात है। बेटियां, तुम घूंघट ओढ़ लो। अब गांव में शादी हो रही है तो नियम कानून तो होंगे ही। इसके बाद अनीशा और निकिता गले तक घूंघट कर लेती हैं। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाकर मांग भरिए। अरुण और नीरज अनीशा और निकिता के गले में मंगलसूत्र पहनाती हैं। फिर अरुण अनीशा की और नीरज निकिता की मांग भरता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों जोड़े पति पत्नी हुए। अनीशा और निकिता अपने पतियों के साथ ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती हैं। शारदा बहन, भले ही बहू तुम शहर से लाई हो, पर घूंघट तुम्हारी बहुओं ने पूरा किया है। अरे भाई, हमारे खानदान की बहुएं हैं, हमारे रीति रिवाज तो मानेंगी ही। ये लोग हमारे घूंघट करने पर इतना खुश क्यों हैं? और हमारी जेठानियों ने घूंघट क्यों किया हुआ है? शायद मेहमानों की वजह से। मम्मी, जल्दी गृह प्रवेश करवाओ। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अनीशा और निकिता दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं और घूंघट किया हुआ मीनाक्षी और नीलम अपनी देवरानियों को उनके कमरे तक पहुंचाती हैं। रात बीतती है। अगले दिन अनीशा और निकिता सुंदर डिजाइनर साड़ी में बिना घूंघट किए हॉल में आती हैं। अरे दादा, ससुर जी को खांसी आ रही है, पानी कहाँ है? अरे बहुओं, पानी नहीं चाहिए। शारदा, समझाओ बहुओं को। मीनाक्षी, तुम भी जाओ। बहुएं अपने सास और जेठानियों के साथ कमरे में आती हैं। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या अकल घुटनों में है? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? एक तो तुमने ऐसी हल्की सी साड़ी पहनी है, ऊपर से तुमने घूंघट भी नहीं किया है। कहीं से लग रहा है कि सरपंच की बहू हो। मीनाक्षी, नीलम, अपनी दोनों देवरानियों को तैयार करके नीचे लाओ। मीनाक्षी और नीलम अनीशा और निकिता को भारी लाल रंग की साड़ी पहनाती हैं और गले तक घूंघट करवाकर हॉल में लाती हैं। इतनी भारी साड़ी, वो भी इतनी तेज गर्मी में, पहनते ही गर्मी लगने लगी है। हाँ, अब हमारे खानदान की बहुएं लग रही हैं। बहू, अब अपनी पहली रसोई की रस्म करो। माँ जी, घूंघट में पहली रसोई की रस्म, वो भी इतनी गर्मी में? बहू, पहली रसोई घूंघट में ही होती है। ये कैसा नियम है? कोई घूंघट में खाना कैसे बना सकता है? अरे खाना ही तो बनाना है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? और रस्म है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, रसोई कहाँ है? बहू, घर के आंगन में मैंने मिट्टी मंगवा कर रख दी है। मिट्टी का चूल्हा बनाना, पूजा करना और फिर अपनी पहली रसोई बनाना। क्या आंगन में चूल्हे पर पहली रसोई बनानी होगी, वो भी इतनी गर्मी में और इतने बड़े घूंघट में? हाँ बहू, तुम्हारी जेठानियों ने भी घूंघट में ही पहली रसोई की थी। और मैं इस गांव का सरपंच हूं। अगर मेरी बहुएं ही गांव के नियम नहीं मानेंगी तो हमारे परिवार की गांव में क्या इज्जत रहेगी? अरे बड़े बहू, छोटे बहुओं को ले जाओ और उनकी पहली रसोई करवाओ। मीनाक्षी और नीलम अनीशा और निकिता को लेकर आंगन में आती हैं, जहां मिट्टी, सूखी लकड़ियां और मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं और तेज धूप चेहरे पर चमक रही होती है। देवरानी जी, आप दोनों को यही मिट्टी का चूल्हा बनाकर अपनी पहली रसोई करनी है। कहाँ है मिट्टी? यहाँ तो सिर्फ सूरज की तेज रोशनी आंखों में लग रही है। देवरानी जी, आपने पहली बार घूंघट लिया है ना, इस वजह से आपको सही से दिख नहीं रहा है। सर थोड़ा नीचे करके देखिए, दिखाई देगा। अरे इससे तो गला दब रहा है, ऊपर से पसीने की चिपचिपाहट।
जितनी देर धूप में खड़ी रहेगी उतनी देर गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है जल्दी से चूल्हा बनाइए और रसम पूरी कीजिए। देखिए चूल्हा बनाना बहुत आसान है, बस मिट्टी को पानी में गूंथ कर एक कुएं जैसा बनाइए और उस पर 3 गोले रखकर लकड़ी डालने के लिए सामने वाली जगह छोड़ दीजिएगा। अनीशा और निकिता तेज धूप में मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। ये ठीक बन रहा है? नहीं, ठीक नहीं है। अभी भी इस पर से पतीला गिर जाएगा। इस घूंघट में से हमसे चूल्हा नहीं बनेगा, हम घूंघट हटा रहे हैं। अपने अपने घरों के बाहर खड़ी पड़ोसने बहुओं की बातें सुन लेती हैं और आपस में बातें करते हुए कहती हैं, यही देखो सरपंच की बहुएं क्या कह रही हैं, घूंघट हटाने की बात कर रही हैं। ऐसे तो सरपंच शादी से पहले बड़ा कहते थे कि उनकी बहुएं घूंघट करे की रस्म मानेंगी। कहने की बात कुछ और होती है, गांव की बहू लेकर आते तो ये सब नहीं सुनना पड़ता। अब इस शहरी बहू ने जो घूंघट हटाया, तुम यहाँ अपने ससुर की बेइज्जती करवाने आई हो या हमारे घर का मान सम्मान बढ़ाने? सही से काम करो। शांति अनीशा और निकिता को डांट कर अंदर चली जाती हैं। वहीं अनीशा और निकिता किसी तरह मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाना शुरू करती हैं, पर दोनों के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। अनीशा दीदी, कहीं इतनी तेज धूप में पसीने बहाते बहाते हम बेहोश ना हो जाए। इतनी तेज धूप और चूल्हे की आग, ऐसा लग रहा है अभी बेहोश हो जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर अब जल्दी से पूड़ियाँ बेलती हूँ, तुम तलो, सब्जी तो बनी गई है, बस जल्दी काम खत्म करो। अनीशा पूड़ियाँ बेलने लगती है और निकिता पूड़ियाँ तलने लगती है। दोनों सब्जी भी तैयार कर लेती हैं और फिर दोनों घर में जमीन पर पूरे परिवार को अपनी पहली रसोई परोसती हैं। बहुत बढ़िया बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे हाँ, स्वाद अच्छा है। भाग्यवान बहुओं को उनके नेक दे दो। बहू, ये हमारे खानदानी कंगन तुम दोनों के लिए है। और शारदा बहू, कल सबको बुलवा लेना, कल बहुओं की मुंह दिखाई होगी। अनीशा और निकिता की पहली रसोई पूरी होती है और रात के वक्त दोनों अपने पतियों के साथ एक कमरे में बात कर रही होती हैं। निकिता और भाभी, आप दोनों साथ में, कुछ बात है क्या? हाँ, आप लोगों को पता है ना, कल हमारी मुंह दिखाई है। हाँ पता है। हाँ, तो मुंह दिखाई के लिए हमने ऑनलाइन डिजाइनर लहंगा पसंद किया है। वो डिजाइनर लहंगा मंगवा दीजिए। हाँ क्यों नहीं, हम अभी मंगवा देते हैं। अनीशा और निकिता अपने अपने फोन में डिजाइनर लहंगे की वेबसाइट अरुण और नीरज को दिखाती हैं। तभी कमरे के बाहर खड़ा रामलाल उनकी बातें सुनकर कमरे में आता है। अरुण और नीरज, तुम दोनों की मति मारी गई है क्या? अपनी बीवियों की मुंह दिखाई में इस तरह के कपड़े पहनाओगे? रामलाल की फटकार से अरुण और नीरज ठिठुर जाते हैं और पूरा परिवार कमरे में आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? अरे ये बहुएं मुंह दिखाई के लिए कोई डिजाइनर लहंगा मंगवा रही हैं। पापा जी, अपनी मुंह दिखाई में हम डिजाइनर लहंगा तो पहन ही सकते हैं। कोई डिजाइनर लहंगा नहीं पहनना है तुम्हें। मुंह दिखाई में तुम दोनों शगुन में मिला हुआ जोड़ा पहनोगी। और बहू, तुम पहले घूंघट ओढ़ो। यहाँ तुम्हारे दादा ससुर और जेठ खड़े हैं। हम बार बार तुम्हें एक ही बात नहीं बताएंगे। घूंघट करना है, पर क्यों? अभी कौन सी रस्म कर रहे हैं? बहू, कोई रस्म नहीं कर रहे हैं। बहू का घूंघट ओढ़ना हमारे गांव की परंपरा है। अपनी जेठानियों की तरफ देखो, उन्होंने भी तो घूंघट रखा है। ये तो काफी पुराना रूढ़िवादी परंपरा है। पुराना है बहू, पुरानी तो मैं भी हूँ। मुझे कुएं में फेंककर अपनी दादी सासू माँ बदल लो क्या? नहीं कर सकती ना। उसी तरह परंपरा भी चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, बदलती नहीं है। बहुओं को यह बात गांठ बांध लो कि तुम्हें हमेशा घूंघट में रहना है और घर के काम भी घूंघट में ही करने हैं। इतना कहकर रामलाल जी घर से बाहर चले जाते हैं। नीरज जी, पापा जी क्या फैसला सुना कर गए? हमें घूंघट करके रहना पड़ेगा और घर के सारे काम भी घूंघट पे करने पड़ेंगे। यह हमारे गांव की परंपरा है। गांव की हर बहू इस परंपरा का पालन करती है, तो मैं भी इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही आज की रात बीतती है। अगले दिन अनीशा और निकिता गर्मी में भारी साड़ी पहने, गले तक घूंघट में पसीने से तरबतर अपनी मुंह दिखाई करवाती हैं और फिर अगले दिन दोनों बहुएं गले तक घूंघट किए हॉल में खड़ी होती हैं। बहुओं, ये क्या तार गाछ की तरह हॉल में खड़ी हो? दादी सासू माँ, घूंघट में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हॉल के पंखे के नीचे खड़े हैं। बहू, खड़े रहने से घर का काम नहीं होगा। देखो हॉल कितना गंदा है। तुम में से एक झाड़ू मारो और एक हॉल के सोफे, पर्दे और तकियों के कवर इकट्ठा करके धो दो। निकिता हॉल के सोफे, पर्दे और तकियों के कवर इकट्ठा करके बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनीशा हॉल में झाड़ू मार रही होती है। क्या झाड़ू मारू? पसीने से पूरा चेहरा भीग गया है। शरीर में
चुनचुनाहट हो रही है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं। कहाँ झाड़ू मारूं, कैसे झाड़ू मारूं? अरे बहू, तू झाड़ू मार रही है या टाइम पास कर रही है? देख कितना कचरा यहीं छोड़ दिया है। वो दिखाई नहीं दादी सासू माँ, मैं बेड से झाड़ू मार रही हूँ। अनीशा घूंघट में अपनी गर्दन घुमाते हुए गंदगी देखकर झाड़ू मारने की कोशिश करती है और आगे बढ़ते हुए दीवार से टकरा जाती है। अरे माँ, सर फूट गया। अनीशा जमीन पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता घूंघट में कपड़े धो रही होती है। यहाँ बाथरूम में तो कोई नहीं आ रहा। घूंघट उठाकर फटाफट कपड़े धो लेती हूँ। घूंघट पे कपड़े धोने में सांस फूल रही है। निकिता जैसे ही बाथरूम में घूंघट हटाती है तभी शांति आ जाती है। बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे कहने के बावजूद तुमने घूंघट हटाया? दादी सासू माँ, घूंघट में सही से दिखाई नहीं दे रहा था और सांस भी भूल गई थी, इसलिए सोचा घूंघट हटाकर फटाफट कपड़े धो लूं। बहू, तुम दोनों कितना बहाना करती हो। तुम्हारे ससुर गांव के सरपंच है, सब उनकी बात मानते हैं और उनकी बहुएं उनकी बात ही नहीं मान रही हैं। पर घूंघट में काम ही क्यों करना है? बिना घूंघट किए भी तो काम कर सकते हैं। बहुएं ही गांव की मान सम्मान और इज्जत होती है, इसलिए हमारे गांव में बहुओं को घूंघट करने के लिए कहा जाता है और सभी बहुएं घर के सारे काम घूंघट पे ही करती है। तुम घूंघट करो और फटाफट काम करो। निकिता दोबारा घूंघट कर लेती है और कपड़े धोकर तेज धूप में छत पर सुखाने के लिए डाल देती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज खाने में बैंगन का भरता बनाना और कच्चे आम की चटनी भी बनाना। घर में बैंगन और कच्चे आम नहीं है। अरे नहीं है तो बाजार से खरीद कर लेकर आओ। वो मैं चूल्हे पर चावल और दाल बना रही हूँ, तो बाजार कैसे जाऊँ? हम सब्जी मंडी चले जाते हैं, थोड़ी देर इस घूंघट से छुट्टी तो मिलेगी। हाँ, हम चले जाते हैं सब्जी मंडी, हमें सब्जियाँ खरीदनी आती है। ठीक है, वैसे भी घर का छोटा मोटा काम बहुएं ही करती है, पर ध्यान रहे चेहरे से घूंघट हटना नहीं चाहिए। इसी तरह जाना और इसी तरह सब्जी खरीद कर वापस आना। हे भगवान, हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अनीशा और निकिता घूंघट करके घर से निकलती हैं और सब्जी मंडी पहुंचती हैं। बताइए क्या दूं आपको? अनीशा घूंघट के अंदर से मूली देखते हुए खीरे की तरफ इशारा करती है। भैया, 1 किलो खीरे दे दीजिए और 1 किलो बैंगन दे दीजिए। अरे बहन, मूली दिखाकर खीरे मांग रही है, टेढ़ी है क्या आप? तुम टेढ़े हो, हम सब्जियों के नाम बता रहे हैं, चुपचाप सब्जी दो। लगता है सरपंच जी की नई बहू है, कहानी है। छोड़ो, गांव की बहू है, मजाक नहीं उड़ाऊंगा। सब्जी वाला अनीशा और निकिता को सब्जी दे देता है। दोनों सब्जी लेकर आगे बढ़ती हैं, तभी ठोकर खाकर दोनों गिर जाती हैं। हे भगवान, इस घूंघट में सही से दिखाई देता नहीं है। पहले तो कोहनी और पांव की उंगलियां टकराती थी, अब तो हम खुद ही गिर गए, और गिरे भी तो भरी बाजार में, ऊपर से चोट भी लग गई अलग। अनीशा और निकिता किसी तरह उठती है और घूंघट में ही अपने घर पहुंचती हैं। रात होती है, दोनों अपने कमरे में अपने पतियों से। क्या हुआ अनीशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गर्मियों में भी घूंघट में काम करवाने वाले ससुराल से मैं परेशान हो गई हूँ। ये तो गांव की परंपरा है, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? हमसे घूंघट में घर के काम नहीं होते। कभी सर टकरा जाता है, कभी सास बोलती है, कभी हम गिर जाते हैं। आप पापा जी से बात क्यों नहीं करते? नहीं, हम पापा जी से कुछ नहीं कह सकते। गांव के सभी लोग इस नियम का पालन करते हैं और पिताजी खुद इस परंपरा को मानते हैं। तुम्हें परंपरा माननी पड़ेगी। आपसे नहीं होगा तो हम खुद पापा जी से बात कर लेंगे। अगले दिन अनीशा और निकिता पंचायत की तरफ आती हैं। गौरव, अगर तेरी बीवी गांव के नियम नहीं मान सकती तो अपनी बीवी के साथ गांव छोड़कर चला जा। अरे सरपंच जी, ऐसे कैसे गांव छोड़ के चला जाऊं? ये गांव मेरी भी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा भी घर है। अगर यहाँ रहना है तो तेरी बीवी को घूंघट करना पड़ेगा, वरना तुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। यही पंचायत का फैसला है। हम ही गांव छोड़ के चले जा रहे हैं। वैसे भी मुझे इतने पिछड़े गांव में नहीं रहना है। वापस चलने की तब पूरी पंचायत एक तरफा सोचती है, कोई फायदा नहीं होगा हमारे बोलने का। अनीशा और निकिता अपने ससुराल वापस आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनीशा किचन में आती है। जेठानी जी ने कहा है कि दही उन्होंने जमा दी है, उसमें चीनी डाली है। दही कहाँ है? हाँ, ये रही। अनीशा घूंघट में चावल को दही समझकर चावल में चीनी मिला देती है और दोपहर में पूरा परिवार खाने पर बैठता है। अरे बहू, तुमने दही में चीनी नहीं डाली। और बहू, इस चावल को शीरे में बनाया है क्या? आज खाना किसने बनाया है? दही में चीनी डालने की जगह चावल में डाल दी है। जी, मैंने देवरानी जी से कहा था दही में चीनी डालनी। माफ कीजिए, लगता है मैंने दही की जगह चावल में चीनी डाल दी।
अच्छा जाओ, दूसरा चावल बनाकर लेकर आओ और ध्यान से काम किया करो। अनीशा घूंघट किए चूल्हे पर दोबारा चावल बनाती है और दही में चीनी मिलाकर सभी को परोसती है। ऐसी शाम के वक्त चारों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं। अच्छा हुआ चावल में चीनी देवरानी जी ने डाली थी। जेठ होने के नाते मुकेश डांट भी नहीं पाए, वरना तो सबकी खटिया खड़ी हो जाती। क्यों जेठानी जी, जेठ होने के नाते हमें डांट क्यों नहीं सकते हैं? छोटे भाई की बीवी का बड़े भाई के साथ ऐसा ही रिश्ता होता है, बहुत संभल कर रहना पड़ता है। खैर छोड़ो। अच्छा, पर आप बार बार अपनी गर्दन पर हाथ क्यों फेर रही है? अभी नहीं, क्या बताऊं कि घूंघट की वजह से मेरी गर्दन में घमौरियां हो गई हैं। जी जरा सुनिएगा। हाँ जल्दी बोलो। गर्मी आ गई है और घूंघट की वजह से मेरी पीठ और गर्दन पर लाल दाने हो गए हैं। घूंघट तो मैं कर लूंगी, पर कोई दवाई या पाउडर लेते आई हैं आप तो। मैं पाउडर लाऊं? कल को कहोगी साड़ी प्रेस करके रख दो, यही सब काम है क्या मेरा? मम्मी और दादी इतने समय से घूंघट कर रही हैं, उन्हें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम लोगों के ही बहुत ड्रामे हैं। इस घूंघट में काम करवाने वाले ससुराल से तो हम भी परेशान हैं। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हैं, चले खाना बनाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अनीशा कभी कपड़े प्रेस करते हुए अपने हाथ जला लेती है तो निकिता कभी कपड़े धोते हुए सर्फ ज्यादा डाल देती है। दोनों बहुएं गर्मियों में घूंघट में काम करवाने वाले ससुराल से परेशान होती हैं। तभी एक दिन 7 महीने की प्रेग्नेंट नंद रजनी अपने मायके आती है। मम्मी पापा दादी देखो मैं आ गई। अरे मेरी पोती आ गई। अरे अरे संभल कर, तेरा 7वां महीना चला है। बहू जल्दी जा, नजर उतारने के लिए मिर्च लेकर आओ। निकिता लाल मिर्च लेकर आती है और शारदा रजनी की नजर उतार कर उसे घर के अंदर लेकर आती है। मम्मी ये मेरा पहला बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी मेरे मायके में हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ हाँ बेटी, तूने बहुत सही किया। यहाँ तेरी 4 भाभियाँ हैं तेरा ख्याल रखने के लिए, वो तेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। अपनी दोनों बड़ी भाभियों के साथ तो मैंने शादी से पहले काफी वक्त बिताया है, अब अपनी छोटी भाभियों के साथ भी वक्त बिताऊंगी। भाभी जरा मेरे लिए गर्मा गर्म सत्तू का पराठा बनाइए और साथ में कच्चे आम और मूंगफली की चटनी भी। अनीशा और निकिता रसोई में आती हैं और चूल्हा जलाकर सत्तू के पराठे बनाने लगती हैं। ये क्या, नन्नत जी ने तो आते ही हमारी क्लास लगा दी। ये चूल्हे का धुआं तो घूंघट में भर जाता है, ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे तक फेफड़ों में यही धुआं भरा रहेगा। निकिता, हमारी नन्नत ने घूंघट नहीं किया था। अनीशा और निकिता पसीने से लथपथ होकर पराठे बनाती हैं और रजनी के कमरे में रजनी को पराठे देती हैं। नन्नत जी पराठे कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने हैं भाभी। नन्नत जी, आपको घूंघट नहीं करना पड़ता है क्या? नहीं, मैं घूंघट वगैरह नहीं करती हूँ। नन्नत जी, आप अपने पापा को समझाइए ना, वो हम लोगों से इतनी गर्मी में घूंघट में घर के सारे काम करवाते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। कैसी परेशानी भाभी? घूंघट तो हमारे गांव की परंपरा है और आप लोगों को ये परंपरा माननी पड़ेगी। नन्नत जी, आप ही बात बोल रही है, पर आप तो घूंघट नहीं करती है। हाँ, क्योंकि मेरे ससुराल में घूंघट नहीं करवाते हैं। आप लोग जाइए, मुझे पराठा खाने दीजिए। अनीशा और निकिता कमरे से बाहर आ जाती हैं। कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है, अब हम क्या करें? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन घर के आंगन में रामलाल ने पंचायत बैठाई होती है। तभी शारदा के भाई के बच्चे छुट्टी मनाने बहुओं के ससुराल आते हैं। ये दोनों बच्चे कौन हैं? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। बहुओं, ये दोनों विक्रांत और विराज मेरे भाई के बेटे हैं, यहाँ गर्मी की छुट्टी में आए हैं। इनका अच्छे से ध्यान रखना। घूंघट में काम करवाने वाले ससुराल में इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, फिर ये तो बच्चे हैं, इनका ध्यान तो रखेंगे ही। बहू, कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। बच्चों बताओ, तुम क्या खाओगे? आंटी, हमें आमरस चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अभी आमरस बना कर लाती हूँ। बहू, जब आमरस बना ही रही हो तो सभी के लिए बनाना और साथ में पूरे पंचायत के लोगों के लिए भी बनाना। चारों बहुएं घूंघट में रसोई घर में आती हैं और आमरस बनाने लगती हैं। विक्रांत और विराज भी पीछे पीछे आते हैं। आप चारों आंटियों ने घूंघट क्यों किया है? बच्चों, तुम रसोई घर में क्यों आ गए? यहाँ गर्मी से परेशान हो जाओगे, बाहर जाओ। परेशान तो आंटियां होती होंगी घूंघट में, हमने थोड़ी ही घूंघट किया है। विराज और विक्रांत बाहर निकल जाते हैं और कैमरा लेकर घर और आंगन में फोटो लेने लगते हैं। तभी अनीशा और निकिता घूंघट में सबको आमरस दे रही होती हैं। आंटी स्माइल, दादाजी स्माइल, हम सबकी फोटो खींच रहे हैं। अरे वाह सरपंच जी, आपके घर आए बच्चे सबकी तस्वीरें खींच रहे हैं। ये शहर से आए हैं, इसलिए गांव की पंचायत और घर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। हमें आप सबकी एक साथ फोटो लेनी है, आप सब एक साथ खड़े हो जाएंगे? क्या एक साथ? नहीं नहीं, तुम सबके अलग अलग फोटो लो। नहीं नहीं अंकल, आप लोग लाइन से खड़े हो जाइए, हम सबके एक साथ फोटो क्लिक करेंगे।
अगर बच्चों की मर्जी है तो सभी मर्द एक तरफ और औरतें एक तरफ खड़ी हो जाओ, बच्चों को फोटो लेने दो। घर और पंचायत में बैठे मर्द एक तरफ खड़े हो जाते हैं और घूंघट लिए चारों बहुएं और औरतें एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। विक्रांत और विराज कैमरा लगाकर अनीशा और निकिता के पास खड़े हो जाते हैं। अरे आप लोगों ने घूंघट क्यों लिया है? घूंघट हटाइए। इतना कहकर विराज अनीशा और निकिता का घूंघट हटा देता है। तभी फोटो क्लिक हो जाती है। अनीशा और निकिता तुरंत घूंघट वापस कर लेती हैं। अब क्या फायदा घूंघट करने का, जब करना चाहिए था तब तो बच्चों से कहकर घूंघट हटवा दिया। नहीं पापा जी, हमने बच्चों से घूंघट नहीं हटवाया था, उन्होंने खुद ही हटा दिया। खबरदार बहुओं, जो मेरे भाई के बेटों पर गलती थोपी, तुमने ही इन्हें समझाया होगा, तभी इन्होंने तुम्हारा घूंघट हटाया। और तुम बच्चों, जब देख रही हो बहुओं ने घूंघट किया है तो तुमने घूंघट क्यों हटाया? समझ नहीं है क्या तुम में? अरे बच्चे ही तो है, फोटो खींच रहे थे इसलिए उन्होंने घूंघट हटा दिया होगा, उन्हें मत डांटिए। बहुओं, मैं सब समझ रहा हूँ। शारदा, तुम अपने भाई के इन बच्चों को वापस भेज दो। इन्होंने आते ही पंचायत के सामने बहुओं का घूंघट हटाकर हमारी बेइज्जती करवाई है। और बहुओं, तुम दोनों ने बच्चों से ये काम करवाकर सही नहीं किया। शारदा बच्चों को शहर वापस भिजवा देती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन चारों बहुएं नदी किनारे आती हैं और अनीशा निकिता अपना घूंघट हटा देती हैं। देवरानी जी, आपने घूंघट क्यों हटा दिया? पैदल चलकर आई हूँ, सास बोल रही है इसलिए घूंघट हटा दिया। और वैसे भी यहाँ हमें देखने कौन आ रहा है? हमें तो आदत है, पर तुम लोगों को तो घूंघट में काफी दिक्कत होती होगी ना? काम कर लेती है तुम लोग घूंघट में? कर नहीं लेते हैं, करना पड़ता है। ये देख रही है, पाँव की उखड़ी हुई नाखून, ये जली हुई उंगलियां, ये गर्म चूल्हे पर जली है, क्योंकि घूंघट में कुछ दिखता नहीं है, ऊपर से गर्मी अलग लगती है। गर्मी तो हमें भी लगती है और इस घूंघट में काफी परेशानी भी होती है। अगर आप लोगों को भी परेशानी होती है तो आप लोग घूंघट क्यों करती है? हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह आप लोगों के लिए ये प्रथा मानना मजबूरी है, उसी तरह हमारे लिए भी ये प्रथा मानना मजबूरी है। सभी बहुएं आपस में बातें कर रही होती हैं। वहीं थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुपी रजनी ये सब सुन रही होती है। अच्छा हुआ मैंने भाभी को नदी किनारे आते हुए देख लिया था। भाभी नदी किनारे आकर घूंघट हटाकर गांव के बहुओं से बात कर रही है। अभी पापा को बताती हूँ। रजनी रामलाल के पास आती है और अनीशा और निकिता के घूंघट हटाने की बात बता देती है। थोड़ी देर में अनीशा और निकिता घूंघट करके अपनी पानी के मटके लेकर घर आती हैं। शारदा, बहुओं से ये पानी लेकर फेंक दो और घड़ा फोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं पापा जी? हम अभी नदी से पानी लेकर आए हैं। बहुओं, तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारे ससुराल में बहुएं सारे काम घूंघट करके करती हैं, और ये पानी तुमने बिना घूंघट किए भरा है, इसलिए ये पानी और मटका इस घर में नहीं रख सकते। शारदा बहुओं से घड़े लेकर घर के बाहर पानी फेंक देती हैं और घड़े फोड़ देती हैं। बहुओं, तुम बार बार हमारी गांव की परंपरा का उल्लंघन कर रही हो। तुम शहरी तितलियां अपने रंग शहर में ही दिखाना, ये गांव है, समझ में आया? अब जाओ, दोबारा नदी से पानी लेकर आओ। अनीशा और निकिता दोबारा नदी पर जाती हैं और मटके में पानी भरकर घर ले आती हैं। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन अनीशा और निकिता कपड़े प्रेस कर रही होती हैं। निकिता, याद है ना नदी के पास हमने क्या तय किया था? हाँ याद है, और ये कुर्ता भी पापा जी का है। इतना कहकर निकिता प्रेस से रामलाल का कुर्ता जलाकर रामलाल के कमरे में रख देती है। और रामलाल जब अपना जला हुआ कुर्ता देखता है तो, शारदा, ये मेरा कुर्ता जल कैसे गया? मुझे नहीं पता जी, ये कुर्ता तो बहुओं ने प्रेस किया था। मुझे दूसरा कुर्ता दो और बहुओं को समझा दो कि सही से काम करें। शारदा रामलाल को दूसरा कुर्ता देती है और अनीशा और निकिता के पास आती है। बहुओं, तुम दोनों ने पापा जी का कुर्ता जला दिया। माफ कीजिएगा मां जी, घूंघट में सही से दिखा नहीं, गलती हो गई। अच्छा ठीक है, अब सही से काम करना और थोड़ी हल्दी और चूना पीसकर मुझे बाथरूम में दे जाओ। अनीशा रसोई में होती है और हल्दी नमक पीसकर शारदा को बाथरूम में दे देती है। थोड़ी देर में शारदा नहाकर बहुओं के पास आती है। बहुओं, तुमने घर वालों को परेशान करने की कसम खाई है क्या? मैंने हल्दी चूना कहा था और तुमने हल्दी में नमक मिला दिया। सब्जी बना रही हो क्या? सॉरी माँ जी। अब कहो कि घूंघट में दिखा नहीं। हाँ माँ जी, घूंघट में चीजें पहचान नहीं हो पाती हैं। तो सीख जाओ, क्योंकि तुम्हें घूंघट में ही रहना है। ऐसे ही एक दिन निकिता और अनीशा सड़े हुए आलू और सड़ी सब्जियां लेकर घर आती हैं। बहुओं, तुम दोनों ने तो कहा था कि तुम्हें सब्जियों की अच्छी पहचान है, ये क्या सड़ी सब्जी लेकर आ गई हो? क्या, हमने तो अच्छे आलू ही उठाए थे। तुमने ठीक ही उठाए होंगे, पर तुम्हें दिखा नहीं कि सब्जी वाला तुम्हें खराब आलू दे रहा है। कैसे दिखता दादी, सास घूंघट कर रखा था ना, पर कोई बात नहीं, हम इसी को छाट कर सब्जी बना लेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल पंचायत में बैठा होता है। सरपंच जी,
आपको पता है मेरी बीवी ने घर की साफ सफाई करते हुए पंखे में डंडा मार दिया और पंखा टूट गया। बेचारी घूंघट में देख ही नहीं पाई। अरे मेरी बहुआ ने तो गरम कढ़ाई लाकर अपने पति के हाथों पर रख दी। अब उनकी भी गलती नहीं है, घूंघट में हाथ देखा ही नहीं। अरे लगता है सभी बहुओं को गर्मी में घूंघट में काम करने में परेशानी हो रही है। रामलाल कुछ सोच रहा होता है, तभी रजनी रामलाल के पास आती है। पापा मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटी बताओ। पापा बात ऐसी है। रात के 11:30 बजे निकिता और अनीशा रसोई में बर्तन धो रही होती हैं। अनीशा दीदी, हमने गांव की बहू को जैसा सिखाया था बहुएं ठीक वैसा ही कर रही है। हाँ बस अब एक बार पापा जी के कानों तक ये बात पहुंच जाए तो वो खुद फैसला ले लेंगे। अच्छा तो बहुएं ये सब जानबूझकर कर रही हैं, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। सरपंच जी, आपकी बहुओं से ये उम्मीद नहीं थी। आपकी बहुएं हमारी पत्नियों को अपनी बातों में फंसा रही हैं। तुम्हारी पत्नियां दूसरों की बात सुन ही क्यों रही है, पहले उन्हें समझाओ। रामलाल अपने चारों बेटों के साथ घर वापस चला आता है। बहुआ तुम गांव की बहुओं के साथ मिलकर घर वालों को परेशान कर रही हो और कहती हो कि घूंघट में हमें परेशानी होती है। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगी, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें घूंघट की आदत नहीं है ना, अब काम करोगी तो आदत हो जाएगी। रामलाल अपना फैसला सुनाकर पंचायत में चला जाता है और घर का सारा काम अनीशा और निकिता अकेले करती हैं। ये तो हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। पापा जी को पता कैसे चला कि ये हमारी सारी प्लानिंग पापा जी को कैसे पता चला कि ये सारी प्लानिंग हमारी है? जरूर किसी ने बताया है, पर अब यही हमारी जिंदगी है, हमें भी घूंघट की आदत डालनी पड़ेगी। अब छोटी भाभी अभी घूंघट में घर के काम करेगी और मैं आराम से बिना घूंघट के रहूंगी। रजनी अपने कमरे में चली जाती है और अनीशा और निकिता सुबह से देर रात तक अकेले काम करती हैं और गर्मी में परेशान होती हैं। ऐसे ही एक रात 2:30 बजे रजनी सीढ़ियों से उतर रही होती है। प्रेगनेंसी में बहुत प्यास लग रही है, रात के 2:30 बजे नीचे उतरना पड़ रहा है। रजनी सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उसकी चीख सुनकर घर की औरतें इकट्ठा होती हैं। माँ बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ। हे भगवान मैं क्या करूँ, घर के सभी मर्द गांव से दूर बाहर शादी में गए हुए हैं। मम्मी जी, नन्ही जी को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। अरे बहुओं, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई मर्द कहाँ है? किसी मर्द के इंतजार करने का समय नहीं है, हम नन्ही जी को अस्पताल ले जा रहे हैं। अनीशा और निकिता चादर से स्ट्रेचर बनाती हैं और बिना घूंघट के रजनी को कंधे पर उठाकर गांव के अस्पताल लेकर आती हैं। देखिए आप सही समय पर इन्हें लेकर आई हैं, इन्हें तुरंत डिलीवरी करनी होगी वरना बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टर रजनी की इमरजेंसी डिलीवरी कराते हैं। सुबह होती है, अनीशा और निकिता अस्पताल के बाहर आती हैं जहां रामलाल और गांव के लोग खड़े होते हैं। तुम दोनों बिना घूंघट के अस्पताल में क्या कर रही हो? हम नन्ही जी को अस्पताल लेकर आए थे। तुम लोग क्यों लेकर आई? हम नहीं लाते तो कौन लाता, आप लोग तो थे ही नहीं। अरे सरपंच जी, आपकी बहुएं हमारी परंपरा के खिलाफ है, इनके खिलाफ कुछ सोचना पड़ेगा। बहुआ आज से तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा क्योंकि तुम हमारी परंपराओं का उल्लंघन कर रही हो। रुक जाइए पापा, फैसला सुनाने से पहले इस बच्चे को देखिए। अगर भाभी मुझे समय पर अस्पताल नहीं लाती तो आज ये बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। रजनी हॉस्पिटल से बाहर आती है, उसके हाथ में उसका बच्चा होता है। अरे रजनी बेटी, तुम हमारे साथ चलो, अपनी भाभियों का साथ मत दो, इन्हें हम उनके मायके भेज देंगे। भाभी मायके नहीं जाएगी और ना ही आज से इस गांव में कोई घूंघट करेगी। नंद जी आप हमारे साथ। भाभी आज आपकी वजह से मैं और मेरा बच्चा जिंदा है, माफ कीजिएगा, मैंने आपका साथ नहीं दिया, पर अब मैं आपके साथ हूँ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तब हम भी यहाँ से नहीं लेंगे, हम सब औरतें यहीं धरना प्रदर्शन करेंगी। और कौन देगा तुम लोगों का साथ? दुर्गा देवी के इतना कहते ही गांव की कुछ बहुएं आकर जमीन पर बैठ जाती हैं। वहीं अरुण और नीरज भी सभी बहुओं के साथ खड़े होते हैं। अरे जब खुद का सिक्का खोटा हो तो क्या कहना, करो धरना प्रदर्शन, गांव की प्रथाएं बदलेंगी नहीं। बहुएं ढोल नगाड़े बजाते हुए अपना धरना प्रदर्शन शुरू करती हैं। अगले दिन मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं। रामलाल पंचायत में सभी के साथ टीवी पर बहुओं की खबर देख रहा होता है। क्या आप लोगों को अपनी गांव की प्रथाएं पसंद नहीं है? हमें अपनी गांव की प्रथाओं का सम्मान है, पर हमारे गांव के लोग इस प्रथा को बहुओं के लिए कैद बना रहे हैं। हमें इस बात से समस्या है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये बहुएं यहीं दम तोड़ देंगी या इस गांव की रूढ़िवादी परंपरा बदलेंगी? अरे ये बहुएं हमारी मिट्टी का पलीता करवा रही हैं। नहीं, परेशानियां होती है, हाँ, पर बहू का तरीका सही नहीं है।
अगर ऐसी बात है तो हम गांव की बहुओं की बात सुनेंगे। रामलाल पूरे पंचायत के साथ बहुओं के पास आता है, जहां मीडिया रिपोर्टर्स और कई नेता आए होते हैं। आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें घूंघट में? हमें आपकी घूंघट से कोई दिक्कत नहीं है, हम घूंघट करने के लिए तैयार है, पर जब हम अकेले में होते हैं तब भी हमें घूंघट करना पड़ता है। जैसे कपड़े धोते हुए नदी किनारे, अपने कमरे में, रसोई में, यहाँ भी हमें घूंघट करना पड़ता है। और जब हमें फोड़े फुंसी होती है तो हमारे पति कहते हैं कि हम दवाई क्यों लाए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहुएं इतनी तेज धूप में मर जाएं? उनकी मांगे गलत तो नहीं है? पापा, गांव की सभी बहुएं अपनी घूंघट प्रथा का सम्मान कर रही हैं, आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए। इस धरने पर भी सभी ने पल्लू रखा है। मुझे बहुओं की मांग मंजूर है। आज से बहुएं सिर्फ बुजुर्गों के सामने घूंघट करेंगी और बुजुर्ग भी कोशिश करेंगे कि जब बहुएं काम कर रही हों तो उनके सामने ना आए। सभी बहुएं पल्लू करके अपने ससुराल वापस चली जाती हैं। अनीशा और निकिता घर की साफ सफाई कर दो, मैं खाना बनाती हूँ, और नीलम कपड़े धो लो। अब देखिए बिना घूंघट के हम कितने अच्छे से काम करते हैं।